स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज आगे बढ़ते हैं हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, मेडिकल ऑटोप्सी। ठीक है, मेडिकल ऑटोप्सी में आधा हो गया था, आधा रह गया है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। सॉरी, वीडियोस थोड़ा देर से आ रही है बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जब बन जाती है तो मैं खुद डाल देती हूँ। ठीक है, पर नहीं बन पाती तो कहाँ से डालूँगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड कम हुई है पढ़ाई की। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बीच मैंने एक काम किया है, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैंने डाली भी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, श्री जी BAMS क्लासेस के नाम से। मैंने नाम चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप लोग उसे ज्वाइन करें। जो वीडियो जिसमें है आप उससे पूछिए, जो डाउट्स आपको हैं वो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, आप बेझिझक होकर पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है, अगर जवाब नहीं मिले तो मेरी गलती है, पर आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते तो मैं जवाब कहाँ से दूँगी। ठीक है, तो कमेंट करो। देखो, किसी भी मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो पढ़ने में। बुक पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग सोचते हो कुछ नई क्रिएटिविटी लाए, मैं भी कभी यही सोचती हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखती क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं रह पाती। ठीक है, मुझे बुक से ही पढ़ना पसंद है। तो जब मुझे बुक से पढ़ना पसंद है तो मैं खुद बुक से पढ़ा भी देती हूँ। ठीक है, उससे मेरा भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रिजर्वेशंस की। मेडिकल ऑटोप्सी ही टॉपिक चल रहा है। तो मटेरियल विसरा और ब्लड दो है। विसरा में कॉमन सॉल्ट नॉट बी यूज, प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं होता और रेक्टिफाइड स्प्रिट भी यूज़ नहीं होता। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पॉइजन में ये सारी चीज़ें। क्यों कॉमन सॉल्ट यूज़ नहीं होता? क्योंकि एक्वाटाइट वेजिटेबल पॉइजन, हैवी मेटल लाइक कोरेसिव सब्लिमेट, कोरोसिव एसिड। रेक्टिफाइड स्प्रिट नॉट बी यूज क्योंकि अल्कोहल, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कैरोसिन, पैरा एल्डिहाइड ऑफ फॉस्फोरस, ब्लड 10 mg potassium oxalate, 100 mg sodium chloride not be used. Contraindication in poison, oxalic acid and ethylene glycol, 30 mg sodium citrate be used. Histological examination, ancillary investigations की बात करें तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में प्रिजर्वेटिव में 10% फॉर्मेलिन, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरलाइट, PCR प्रिजर्वेटिव कोई मायने नहीं रखती, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन मायने नहीं रखता। एंजाइमेटिक स्टडीज़ में क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, सस्पेक्टेड वायरस, 50% स्टाइल ग्लिसराइन, वेजाइनल एनल स्वैब एंड स्मेयर, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया जाता। डिस्पोजल ऑफ द बॉडी आफ्टर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिमूवल, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस सैंपल्स एंड स्पीशीज ऑफ टिश्यूज, फ्लूइड्स, ब्लड, स्पेस एक्सेट्रा। द बॉडी शुड हैव बीन प्रॉपर्ली sutured and handed over to the police under a receipt on opinion whenever viscera are preserved for chemical analysis or histopathological examination. The cause of death may be reserved and the final opinion regarding cause of death should be furnished on the receipt of the chemical analytic report and HPR histopathological report. Opinion may be based on scientific fact. The medical officer shall explain about the injuries, whether antepartum or postmortem, causes of injuries and weapons used. PM report must be dispatched as early as possible to avoid suspicion. Exhumation if done करता है for number, it is done for the number of reasons and include establishment of identity to know cause and the manner of the death, belated suspicious of a unnatural death or of the medical insurance for problems. It is infrequently done in India and due to cultural practice of cremation by burning to ashes, the that are lacking compared with conventional autopsy done immediately after death. Exhaustion causes many problems. Here the interpretations of the findings is difficult due to various interpret of burial and examination and the
alteration resulting from the first autopsy, the doctor should is present during examination. The autopsy should be performed on sites if that was possible, otherwise shifted to morgue of respective institute. These are grouped into two categories. Category 1, where first autopsy was ready, performed and exhumation was done on request of relative and magistrate orders. Category 2, where no first autopsy was done. Reasons for exhumation: criminal and civil. Criminal, estimating the cause of his death, retrieving some vital objects which may throw more light on cases such as retrieving the blood from the dead body, मतलब बाहर निकालना, if the person was killed by firearm. Civil, identifications of the deceased for various purposes including burial of the wrong body, invertibility or by fraud, settling of inheritance, etc. उसके बाद क्या है, फॉर रीस्टैब्लिशिंग द कॉज ऑफ डेथ. ठीक है. नेक्स्ट है, क्या बताया है, हु ऑथोराइज एक्सह्यूमेशन. Authorized exhumation. The body can be exhumed only upon the written order for the first class magistrate, judicial or executive coroner. System does not exist in India, but where coroner system exists, coroner can usually order execution. In India, police cannot order exhumation. In India, it is usual practice for magistrate to constitute a board comprising of 3 different forensic pathologies for 3 different medical institutes. The board jointly supervises exhumation and conduct postmortem examinations of the remains. Although law does not specify requires the formation of a such board, it is usually done in order to send out a message to the aggravated relatives of that the postmortem was done in a free and fair manner with no fear of any quarter, and also that no inadvertent mistakes could be made, which would perhaps to there if there was only a single doctor. Procedure. Time. Execution is usually done in broad daylight. For this reason, the execution team should reach the site of burial graveyard in the early morning hour. Who should be present? The magistrate or the coroner ordering the execution, and the doctor should be present at site. Identification of the grave. The grave is identified properly with the help of relatives and the officials in charge of graveyard. Screening of the area. If there is too many curious spectators, the area should be screened off. The professional diagnoses are then requested to remove soil from the grave. When the coffin becomes visible, strong ropes are passed beneath the coffin and it is lifted upon. Collection of soil from above, below and from all the sides of the coffin should be collected and preserved in separate glass jars with identified tags. In addition, at least 2 samples must be taken from same distance, say around 25 to 10 yards from the grave. This is very necessary in some poisonous cases. One example would make the situation clear. If the person is alleged to have been killed by administration of arsenic and arsenic is found in the body after exhumation, the defense may take the plea that the arsenic found in the body leached in the body from the surrounding soil. It is well known that the soil was contained traces of arsenic. An examination of soil recovered from around the grave would reveal whether there are arsenic in the surrounding soil or not. Even if arsenic is present in the surrounding soil, it does not necessarily mean that the defense would become very strong. If the concentration of arsenic found in the body is more than the found in the soil, it clears identification. The arsenic could not have passively diffused from the soil to the body. Examination in situ. It is compulsory to open the lid of the coffin once it brought out of the grave. It does not allow foul gases to escape in open air rather than be released in the mortuary later, but also enable the pathologist to make a quick examination of the remains. When the coffin is opened, the medical officer in charge should first of all examine the body in situ and preferably take photographs. Bone may be friable and may be break during subsequent handling, so in situ examination is often quite helpful. Next, postmortem. After an in situ examination is done, the body is transferred to the mortuary for postmortem. Once there, the postmortem is often done as in any case. Other cases, if there was worm or other insects over the body, it might be tempting to the sprinkle insecticide over the body, but it
should never be done as it might interfere later with the determination of the poison in the body. If the smell is too offensive, it is advisable to wear a gauze mask dipped in a solution of potassium permanganate. Sample of viscera should be taken for the detection of the poison. Many poisons such as metallic poison remains in the body for several years. Hairs, nails and bones such as femur may also be revealed. Metallic poison like arsenic exhumed bones. If the bones are recovered in exhumation, as is very old grave, the bones must be boiled before examination. Maceration by this process may reveal diagnosis not available otherwise by ordinary examination. Maceration by this process is recommended not only in case of medico-legal autopsy but also in histological method. Material time limit up to which exhaustion may be ordered. In India, there is no time limit for ordering the exhumation, but many Western countries have well-defined time limit up to which exhumation can be done. For instance, in France, the time limit is up to 10 years, and in Germany, the time limit is 10 years. This is in France if in the 55 years say of death, some relevant fact found which reveal foul play, even the body cannot be exhumed. नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित आशु मृतक परीक्षण कैसे करोगे। अब ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताया गया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आशु मृतक अध्याय 7 प्रकरण 82 में मृत व्यक्ति के शव निरीक्षण परीक्षण निम्न तरीके से वर्णित है। तेल अभ्यम चाशुकम मृतकम परीक्षते। बिना किसी बीमारी या घाव से अचानक ही किसी की मृत्यु हो जाए, आशु मृतक को तेल में डालकर उसकी परीक्षा की जाए। ठीक है। निष्कीर्ण मूत्र पुरुष वात पूर्ण कोष्ठ त्वक अंशुन पाद पाणी पाणिम अन्मूलिताक्ष सव्यंजन लोहिताक्ष व्यंजन कंठन पीड़न निरोधन उच्छ्वासन हरतम विधात। जिस मूत्र पुरुष निकल जाए, कोष्ठ एवं त्वक में वात हो, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, आंखें खुली हो, गले में निशान पड़े हो, तो समझना चाहिए कि गला घोट कर मार रहा है। तम वेक सकुचित बाहु शक्ति उपबंधन हतम विधात। यदि उसकी बाहें और पैर सिकुड़े हों तो समझना चाहिए कि फांसी पर लटक कर मरा है। शून पाणी पादोदम अप गता शुद्रम व्रतान अभि नाभिम अवरोपितम विधात। यदि उसके हाथ पैर फूल जाएं तो हों, आंखें धस गई हों और नाभि ऊपर उठ गई हो तो समझना चाहिए कि उसकी शूली पर चढ़ाकर मारा है। निस्तंभ गुदाक्ष संदाष्ट आधमान उदर मुदहर्तम विधात। यदि उसकी आंखें तथा गुदा बाहर निकल गए तो जीभ कट गई हो, पेट फूल गया हो तो समझना चाहिए कि उसे पानी में डूबकर मारा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका शोणितम अनुक्षतम भग्नम भीनांग गात्रम काष्ठो रश्मि विवारा हतम विधात। जो खून से लथपथ हो और जिसके शरीर जगह जगह से टूट गया हो, समझना चाहिए कि उसे लाठियों और कोड़ों से मारा गया है। सभ्यंगम स्फुटिका गात्रम अवक्षिप्तम विधात। जिस शरीर जगह जगह फट गया हो उसको समझना चाहिए कि मकान से गिरकर मारा गया है। श्वाव पाणी पादम उन्नखम रोम चर्मणाम पेनल पदित मुखम विषहतम विधात। जिसके हाथ पैर नाखून काले पड़ गए हों, मांस रोए तथा खाल ढीले पड़ गए हों और मुख से झाग निकले हों तो समझना चाहिए कि जहर देकर मारा गया। तमेर सदोषो षोड़त दशम सर्प कीट अदम विधात। यदि यही हालात हों और किसी कटे हुए स्थान से खून निकल रहा हो तो समझना चाहिए कि उसे सांप के जहर से मारा गया है। सांप के कीड़े के जहर से कटवा कर मारा गया है। जिस शरीर में जिसके वस्त्र अव्यस्त हों और जिसको दस्त हुए हों तो समझना चाहिए कि उसे धतूरा या ऐसी उन्मादक वस्तुओं को खिलाकर मारा गया। मैं श्लोक नहीं पढ़ रही, इतने काफ़ी हैं, जितने याद हो जाए लिख लेना, नहीं हो मत लिखना। इन उक्त कारणों में से किसी एक कारण से मरे हुए व्यक्ति की परीक्षा की जाए अथवा कोई व्यक्ति किसी की हत्या या फांसी के भय से स्वयं ही फांसी लगाकर या आत्महत्या करके मर जाए तो उसकी भी परीक्षा की जाए। विष से मरे हुए व्यक्ति के पेट में अन्न निकाल कर उसकी रासायनिक क्रिया से परीक्षा की जाए। यदि पेट में अन्न ना हो तो उसके हृदय का एक अंग काटकर आग में छोड़ जाए। यदि उसमें चिट चिट की आवाज़ निकले तो इंद्रधनुष के समान लाल पीले धुएं निकले तो उसे विष देकर मारा गया है समझना चाहिए। अथवा जले हुए व्यक्ति के अधजले हृदय को देखकर परीक्षा करनी चाहिए।
नेक्स्ट है अथवा मृतक व्यक्तियों के उन नौकर चाकर से विष देने का पता लगाया जाए जिन्होंने वाक्य पारुष्य और दंड पारुष्य से तक किया हो। दुखित तथा परपुरुष गमिनी स्त्री से मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी पाने वाले व्यक्तियों से जो व्यक्ति मृतक की संपत्ति विधवा स्त्री को अपनी स्त्री की इच्छा रखते हो उन्हें मृतक व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की जाए। इसी प्रकार किसी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर देने वाले व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जाए। स्वयं की फांसी लगाकर आत्महत्या कर देने वाले व्यक्तियों के कष्टों और आत्महत्या के कारण का पता लगाया जाए। सामान्यतः हत्या या आत्महत्या का कारण क्रोध है और क्रोध के भी स्त्री दयाभाग राजकुलों से हुकूमत के लिए संघर्ष शत्रुता व्यापार में पारिवारिक हीन में इच्छा या संग संबंधी विवाद आदि अनेक कारण हो सकते हैं। क्रोध में बढ़ जाने पर हत्या और आत्महत्या होती है। जिसने आत्मसात किया हो या जिसको के नौकरों ने मारा गया हो या किसी लुटेरे ने धन के लोभ में मारा हो या किसी व्यक्ति के रूप रंग की एकता जानकर उसके शत्रु होकर धोखे से मारा गया। इस प्रकार की हत्याओं के संबंध में मृतक को पीड़िताओं से पड़ोसियों से पूछताछ की जाए जिसको उसको बुलाया हो जिसके साथ ठहरा हो जिसके साथ वह वध स्थान तक गया हो और जो मृत्यु स्थान पर इधर उधर घूमते उन सभी से पूछताछ किया। उनमें से एक एक को पूछा जाए। सीआईडी करती है, ठीक है। वैसे ही इस व्यक्ति को यहाँ कौन लाया, किसने इसे मारा है, तुम लोगों ने किसे हथियार बंद आदमी को लुक छिप कर भयभीत इधर उधर भागते जाते आते देखा था। इस पर वो कैसे कहे तदनुसार मामले को आगे बढ़ाया जाए। मृतक के कपड़े जूता माला वेश और आभूषण आदि को भली बातें देखकर उन वस्तुओं के व्यापारियों से यह पता लगाया जाए कि उस व्यक्ति का मेल जोल किस किस से था, किस साधन से कारोबार करता था, उसका वर्ताव व्यवहार कैसा इत्यादि। इन सभी की बातों का ठीक ठाक पता लगा जाने के बाद हत्यारे की खोज की जाए। जो व्यक्ति काम या क्रोध के वशीभूत होकर फांसी लगाकर या अस्त्र द्वारा आत्महत्या और इसी प्रकार जो स्त्री दुराचार के कारण आत्महत्या करते चंडाल उनकी लाशें रस्सी में बांधकर बाजार में घसीटता हुआ ले जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए दहादी संस्कार तथा तिलांजलि संस्कार वर्जित है। ऐसे व्यक्तियों का जो कोई भी भाई बंधु उनका दाहिदी संस्कार करता है मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है। जीवन अवस्था में जीवनयुक्त कर दिया जाता है। पतित पुरुषों के साथ जो व्यक्ति भजन अध्ययन और विवाह आदि करता है वह भी 1 वर्ष के भीतर पतित हो जाता है और फिर उसके साथ व्यवहार करने वाले लोग भी 1 वर्ष में पतित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में लिखा है पर ऐसा ये बात सही है कि हम जिस का ध्यान करते हैं हमें वही लोग मिलता है। अब एक बात बताओ आप मुझे कि यहाँ पे लिखा है कि हम अगर पतित लोग हमें तो नहीं पता ना कि वो कैसा है, हम तो अच्छा समझ रहे हैं पर अगर वो उसके अंदर बुराई है ना तो इससे कुछ नहीं होता। आप अपना कार्य करो। देखो ये ऐसे भी समझा जा सकता है कि साधु होते हैं, ठीक है। साधु सब ने देखे होंगे नारंगी कपड़े पहनते हैं। अब इसमें कुछ ढोंगी भी होते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो कौन दे, साधु है और क्या पता नाटक कर रहा हो। ये बहुत सुनने के लिए मिलता है लोकली, मैंने भी बहुत सुना है। आप लोगों ने भी बाज़ार ट्रेन और बस वगैरह गाड़ी से आप कहीं जाते होंगे तीर्थ स्थानों पे तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि नाटक कर रहा है, ठीक है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे कमा कर खाओ, ठीक है, वो नाटक कर रहा है। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमेशा याद रखो कि आप किसी भी कंडीशन में हो दान दो। हाँ मैं मानती हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता है ना कि वो आपको उल्लू बना रहे, पर भगवान तो देख रहा है ना, आपने उसकी मदद की, ये सोचो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है ना कि पतित के साथ हो जाता है और फिर भी व्यवहार करने वाले 1 वर्ष के पतित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो आपको नहीं पता, ठीक है, सामने वाला कैसा है, ठीक है। आप 1 बार मिले 2 बार मिले, आपको नहीं पता, काफ़ी टाइम तक आप इसके साथ है, आपके साथ वो अच्छा है और लोगों के साथ कैसा है बुरा है आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ तो अच्छा है ना, तो कैसे कह सकते हो कि वो बुरा है। हो सकता है उससे कोई पर्सनल दुश्मनी हो इसलिए उसने बुरा कह दिया, या फिर वो उसे पसंद ना करता हो। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान के काम अलग होते हैं, हर इंसान के प्रोफेशन, हर इंसान की हर चीज़ अलग होती है। देखो 1% DNA चेंज है तो कितना चेंज हमारे आँख नाक मुँह कान बोलने चलने उठने बैठने, यहाँ तक कि हमारी लाइफ स्टाइल्स में भी अंतर है, ठीक है। 1% DNA का हमारी पूरी बॉडी पे इतना, हाँ आँखें 2 हैं, नाक भी 1 है,
2 कान हैं, 1 मुँह है, 32 दाँत हैं, ठीक है, 2 होंठ हैं और 2 हाथ 2 पैर भगवान ने दिए हैं। अंदर एक ही दिल दिया है, 2 किडनी है, 2 एक स्टमक है, एक गॉल ब्लैडर है, एक स्प्लीन, सब एक-एक है, ठीक है। अंदर का मामला एक है, ठीक है। रिब्स भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है, स्टर्नम भी। तो सोचो भगवान ने जब 1% डीएनए चेंज किया तो इतना चेंज है हमारे अंदर। सोचो उसकी रक्षा। कभी आपने सोचा है कि भगवान ने हमें बनाया है तो क्या सोच के बनाया है? कभी कभी अपने आप को डिमोटिवाइज मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। जो उसने बनाया ना वो आपसे बेहतर बना ही नहीं सकता है। ये सोचा करो, जैसे आप हो ना वैसे बहुत अच्छे अपने लिए जियो, ठीक है। जैसे आप हो आप बहुत अच्छे हो अपने लिए, ठीक है। किसी और के लिए अच्छा देखो, दुनिया ऐसी ही है। कमी यहाँ पे, मिलो जुलो सबसे, लड़ाई झगड़ा किसी से मत करो, बुराई तब भी कोई करे करने दो, आपके ऊपर क्या जा रहा है। अच्छा एक बात बताना, सच सच में कोई आपको गाली देता है, ठीक है, तो गाली आपको लगती है क्या? अरे उसने बोला, उसका मुंह खराब हुआ, वो भगवान देख लेगा। अपने कामों से इंसान को जवाब दो, अपने मुंह से मत जवाब दो कभी, समझे। अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है। कुछ ऐसी मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके बाद ये कहा गया था कि मेरी पढ़ाई रोक दी जाए, पर फिर मेरे पापा ने वो बात नहीं सुनी, ठीक है, मेरे फैमिली वालों ने वो बात नहीं सुनी। थे मेरे ही कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ हो गया था उस वजह से ऐसा था कि पढ़ाई मत करवाओ, लड़की है क्या करेगी पढ़ाई करके, ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई है बहुत टफ होती है, ऐसा वैसा बहुत सुनने के लिए मुझे मिला था। फिर क्या हुआ, आज मैंने उनको ये भी कहा गया था कि ये पास भी नहीं हो पाएगी, और मेरी हर अभी मैंने मेरे 2-3 साल पूरे हो गए हैं, तो उनको मैंने अपने रिज़ल्ट से जवाब दिया। मैंने उनसे कुछ पर्सनली कोई टॉक नहीं की है, मैं बोलती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे कोई पर्सनली टॉक नहीं की, ठीक है, लेकिन मैंने अपने काम से उन्हें जवाब दिया। मैंने कहा मैं बोल के जवाब देने का मतलब क्या होगा, अपनी ज़ुबान गंदी करूँगी कुछ सेकंड्स के लिए, उनकी बात के लिए मुझे बुरा मानने के लिए मैं क्यों वो करूँ, ठीक है। मैं जैसी हूँ वो मुझे पता है, ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ वो भी मुझे पता है। हर इंसान को अपना कैलिबर पता होता है, अपने कैलिबर पे भरोसा रखो। यू आर एब्सोल्युटली अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द गॉड। वो तुम जैसा दूसरा बना ही नहीं सकता था अपने आप को। अगर कभी डीमोटिवेट होते हो ना, तो मैं जो करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं रो लेती हूँ उस वक्त, ठीक है, सब रोते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रो लेती हूँ उस वक्त जितना रोना होता है। रोने के बाद पता है मेरे दिमाग में क्या करती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ, ठीक है, मैं जो कॉमनली करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद मुझे एक नई एनर्जी मिलती है, एक नई एनर्जी के साथ मैं आती हूँ। और एनर्जी क्यों आती है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता है भगवान कोई मेरे साथ हो या ना हो, भगवान मेरे साथ है। मैंने जो किया है वो देख रहा है, ठीक है, अच्छा भी और बुरा भी, एब्सोल्यूट सी बात है। कोई देखे या ना देखे, अच्छा भी और बुरा भी भगवान देख रहा है। जो बोल रहा है उसे बोलने दो, अपने ऊपर मत लिया करो हर चीज़, ना ही डिमोटिवेट हो। आजकल बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर मेडिकल ऑटोप्सी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वो तो थोड़ा सा इसमें टॉपिक लास्ट का था ऐसा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।